चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि कंप्यूटर के बहुत सारे थ्योरी क्लासेस हो गई हैं और एक दो सेशन हम लोग अपने क्वेश्चन एंड आंसर का होगा। कल का सेशन जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। आज थ्योरी जो कंप्लीट हो जाएगी। आज के बाद के लेक्चर में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, जितना हम पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उससे जो मतलब जो भी क्वेश्चंस उसमें जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, हमारा ये BPSC TRE 4.0 का बैच कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा नंबर है 9628959237 या 8318489291 पे आप कॉल करके बैच से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप BPSC के इस बैच में इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर साइंस के, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बैच से जुड़ी समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट पार्ट 2 करेंगे आज। और लिंक लिस्ट पार्ट 2 में क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको इंसर्ट ऑपरेशन को बताया था कि किस तरीके से आप नोट को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बिगिनिंग में नोट को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लास्ट में नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। या मैंने कहा था कि आफ्टर एम या बिफोर एम, बिटवीन का किस्सा, बिटवीन के केस में हमारे पास एम से पहले या एम के बाद, इस तरीके की कंडीशन थी। अगर आप इंसर्ट को समझ गए होंगे तो डेफिनेटली आप डिलीट को समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत आपको ट्रॉवर्स करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर इंसर्ट ऑपरेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे इंसर्ट में लॉजिक लगा रहे हैं उसी तरीके से डिलीट में भी लॉजिक लगाएंगे। सॉर्टिंग के लिए चलें तो सॉर्टिंग में भी लॉजिक लगाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एक ऑपरेशन को समझ गए, ट्रॉवर्स करना समझ गए, लूपिंग को समझ गए कि किस तरीके से हमको लूप चलाना है, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए, आज हमारा जो दो केस बाकी रह गया था कि एक नोड इंसर्ट करना है इन बिटवीन एम से पहले और एम के बाद, उसकी बात करते हैं। चलिए, हमने कहा था कि हम लोग को इंसर्ट करना है एक नोड। हमारे पास एक नोड है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट ए नोड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू नोड। अब टू नोड ये हमने बात की थी, और इसमें हमने आपसे कहा था कि दो केस बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला केस बन सकता है बिफोर, बिफोर एम। एम क्या है? वो डेटा है, ये डेटा वैल्यू है जिसके आगे हमको इंसर्ट करना है। और एक हमारे पास हो सकता है आफ्टर, आफ्टर एम। ये दो केसेस हैं जिस केसेस में हम लोग नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एम से पहले और एम के बाद। चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले डिस्कस करेंगे बिफोर एम और फिर डिस्कस करेंगे आफ्टर एम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या लॉजिक है। देखिए, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जो पहले से गिवन है। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें ये गिवन है। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है हमारे पास, यहाँ पे एक नोड है हमारे पास, और यहाँ पे ये चार नोड की एक लिंक लिस्ट आपके पास है। ठीक है, अगर ये चार नोड है तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी नोड हैव सम फिजिकल एड्रेस। मान लिया ये आपका 1024 था, ये क्या है 1028 है। ये मान लिया 1032 है, ये मान लिया 1036 है।
और इसको चलाने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्टार्ट पॉइंटर जिसको हम लोग हेड बोलते हैं या स्टार्ट के नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारे लिंक लिस्ट को विजिट कराएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मान लिया 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लिया 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लिया 9 पड़ा हुआ है और यहाँ पे मान लिया 21 पड़ा हुआ है। अब चूंकि लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर एक नोड के पास सक्सेसर नोड का एड्रेस होता है। तो अगर ये एक नोड है तो इसके पास सक्सेसर नोड का एड्रेस होगा, मतलब 1028 होगा। तो 1028 यहाँ पड़ा होगा, ये इसको टेंस करेगा। इसका सक्सेसर नोड क्या है 1032 तो यहाँ टेंस करेगा। ये क्या है 1036, इसका सक्सेसर नोड ये। आगे कोई नोड नहीं है तो इसकी लिंक फील्ड नल हो जाएगी, आगे कोई नोड नहीं है तो उसकी लिंक फील्ड नल हो जाएगी। और चूंकि ये स्टार्टिंग है तो इसके पास जो एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस होगा 1024। ये एक लिंक लिस्ट है जो गिवन है आपको। अब इस लिंक लिस्ट में आपको करना क्या है, एक नया नोड मान लेते हैं, आप सपोज करिए बिफोर की बात कर रहे हैं तो इसको हम m बोल दे रहे हैं कुछ देर के लिए मैं इसको m बोल दे रही हूं। ये नोड जो हमारा है, ये नोड देख पा रहे हैं, ये नोड हमारा m है। m का मतलब क्या है 9। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करूं तो ये m का मतलब यहाँ पे 9 है। हमको 9 से पहले एक नोड इंसर्ट करना है। ये नया नोड है हमारा, ठीक है, ये नया नोड है हमारा जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक, ये एक न्यू नोड है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लिया इसकी वैल्यू है 11, इसके पास आगे कोई नोड नहीं है तो इसकी लिंक फील्ड नल होगी। इसको चलाने के लिए हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया हुआ है जिसका नाम है टेम्प। टेम्प से इसको लेके चलेंगे और इसका एक एड्रेस बना लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 1030। इस नोड को हमें इंसर्ट करना है। इस नोड को हमें इंसर्ट करना है कहाँ से, इन दो नोड के बीच में। इन दो नोड के बीच में अगर इस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमको m से पहले करना है, ना कि इसके बाद करना है। हमारी जो लॉजिक बनी होनी चाहिए वो इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि हमको m के पहले इंसर्ट करना है, ना कि 10 के बाद। तो अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर इस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो करना क्या है, हमारे पास चूंकि टेम्परेरी पॉइंटर है, टेम्परेरी पॉइंटर के पास जो एड्रेस होगा वो क्या होगा 10। यहाँ पे लिखना है, हमको करना क्या है, यहाँ पे 1030 करना है। इसके पास आगे कोई भी फील्ड नहीं है, नल है। तो ये जो 1032 पड़ा हुआ है इसको हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है 1032 करना है, यहाँ पे हमको 1032 करना है। तो जब 1032 करेंगे तो ये इससे इंटर कनेक्ट हो जाएगा और जब इसका ये लिंक टूट जाएगा यहाँ से तो ये इसको टेंस करने लगेगा और टेम्परेरी पॉइंटर को हम लोग फ्री कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस नोड को इंसर्ट करने चलेंगे। ठीक है, इस नोड को इंसर्ट करने चलेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि इस नोड को हमें इंसर्ट करना है तो क्या करना है, ये एड्रेस को मुझे यहाँ पहुँचाना है, मतलब नल फील्ड को अपडेट करना है। ये जो 1030 है इसको मुझे कहाँ पहुँचाना है, जहाँ पे 1032 है। ठीक है, तो अगर ये एड्रेस इसको मिल गया तो इस तरीके से ये नोड बीच में इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपना लॉजिक बिल्डिंग। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लॉजिक बिल्डिंग। देखिए, पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप कोड को एनालाइज कर पाएं। अगर आप कोड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आप आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। चलते हैं आगे, क्या किया जाए। अगर मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है, न्यू नोड को इंसर्ट करना है, तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मुझे m की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, क्या हमारा स्टार्ट पॉइंटर m तक पहुंचा या नहीं। तो हम क्या लिखें, हमको चेक करना है m से पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं लॉजिक को बनाने का प्रयास करूं तो मैं लिखता हूं व्हाइल। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि स्टार्ट पॉइंटर को डिस्टर्ब मत किया करिए। स्टार्ट पॉइंटर की जगह एक आप क्या कर लीजिए, एक आप नया स्टार्ट पॉइंटर की जगह आप एक क्या कर लीजिए, नया वेरिएबल ले लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर को एक नए वेरिएबल टी में स्टोर कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्ट पॉइंटर को आप डिस्टर्ब मत करिए,
स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को आप क्या करिए, एक टेम्परेरी पॉइंटर टी में स्टोर कर लीजिए। ठीक, स्टार्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वही टी की वैल्यू हो गई, मतलब यहां पे एक टी पॉइंटर और आ गया। अब मुझे चलना है क्या, मैंने कहा टी ऑफ डेटा फील्ड, टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम, टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम। अगर टी यहां पे है, अगर स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू टी में गई है, तो यहां पे एक पॉइंटर आ चुका है हमारे पास, इसका नाम है यहां पे टी, यहां पे एक पॉइंटर आ चुका है टी। अब ये चेक कर रहा है क्या टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम, अगर एम के बराबर नहीं है तो क्या करना चाहिए, इसको करना ये चाहिए कि जो टी की लिंक फील्ड है वो टी पे आ जाए, मतलब टी अपडेट हो जाए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा टी ऑफ लिंक फील्ड, टी ऑफ लिंक फील्ड जो भी है वो कहाँ आ जाए, टी पे। तो अगर टी का मान पहले 1024 था तो अब टी अपडेट हो गया तो कहाँ चला गया, 1028 पे, 1028 पे चला गया। चेक करते हैं, हट गया मेरा टी, यहां से हट गया और टी मेरा जा चुका है कहां पे, अब टी जा चुका है यहां पे, अब टी आ चुका है यहां पे। क्या टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम है, टी ऑफ डेटा फील्ड एम का मान 9 है, क्या ये 9 है, नहीं, तो होगा क्या कि टी ऑफ लिंक फील्ड, टी ऑफ लिंक फील्ड पे क्या पढ़ा है 1032, टी ऑफ लिंक फील्ड पे पहले क्या पढ़ा हुआ है 1032, तो 1032 कहां पे आ गया, टी में, 1032 कहां पे आ गया, टी में, और टी आपका अपडेट हो गया। अब टी यहां से हट गया, अब टी हट गया यहां पहुंच गया, अब आपका टी यहां पे आ चुका है, टी आपका ये आ गया है यहां पे आपने टी को ले आए। अब टी ऑफ डेटा फील्ड, टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट, टी आपका बाहर। अगर टी के वैल्यू को चेक करें, अगर यहाँ पे टी की वैल्यू को चेक करें तो टी की वैल्यू हो चुकी है 1032, टी की जो वैल्यू हो चुकी है वो क्या हो चुकी है 1032। अब करना क्या है, अब मैं कहूं कि टी का जो भी मान है, मैं कहूं टी का जो भी मान है वो कहां चला जाए, वो चला जाए हमारे कहां पे, टेम्प ऑफ लिंक फील्ड पे, तो ये मान तो आ जाएगा, बट ये वैल्यू हमने कहीं भी स्टोर नहीं की क्योंकि हम लोग जा चुके हैं आगे। फिर समझिए, हमारा टी यहां पहुंच चुका है, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया है और टर्मिनेट होके बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद अगर आप समझेंगे तो आपको टी यहां मिल रहा है, आप क्या करेंगे, टी का जो भी मान है वो टेम्प की लिंक फील्ड में डाल देंगे, तो आपका ये वैल्यू तो यहां पे आ गया। तो हमको क्या करना था उस केस में, हमको ये भी करना था कि इस वैल्यू को भी इस एक पॉइंटर यहां पे रखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि टेम्प का मान जाएगा वहां पे। ये काम हमने नहीं किया, ठीक, ये काम हमने नहीं किया, हमको क्या करना चाहिए था, एक पॉइंटर और लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पे वैल्यू कैसे सेट होगी ये हम बता नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि टी हमारा जा चुका है आगे, टी जा चुका है आगे, तो यहां पे हमें वैल्यू सेट करनी है, हमारे पास कोई पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमको एक अलग सा पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस कोड में चेंजेस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि टी की लिंक फील्ड पे जो भी मान पड़ा है वो टी में आ जाए, लेकिन टी की लिंक फील्ड में जो भी मान पड़ा है वो टी में आ जाए, पर टी का मान कहीं स्टोर कर लो, टी को अपडेट करने से पहले टी के मान को स्टोर कर लो। मैंने कहा टी का जो भी मान था वो एक पॉइंटर वेरिएबल के नाम का है, उसमें स्टोर कर लीजिए। अब फिर से चलिएगा ऊपर चले आप, आपने कहा टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम नहीं है, तो क्या हो, जो मान टी का था, टी का मान कितना था, अगर आप समझेंगे पहली बार से चलने में, तो टी का मान आपके पास क्या है, टी का मान है आपके पास 1024, टी का मान है 1024। आपने कहा टी का जो मान है यही मान के का हो जाए, हमने कहा ठीक है, यही मान आपका के का हो गया, मतलब के का मान आपका हो गया क्या 1024। और फिर आपने क्या कर दिया,
कि आपने कहा कि टी ऑफ लिंक फील्ड, टी की लिंक फील्ड पे जो मान पड़ा हुआ है वो टी में आ जाए, मतलब के आपका यहीं पे हो गया, के आपका यहां पे है और टी आपका अपडेट हो गया, मतलब टी आपका हो गया 1032। फिर ऊपर गया टी ऑफ डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू एम, यहां पे चले, उसने कहा 10 है डेटा फील्ड, तो क्या हो, उसने कहा जो भी टी का मान है, जो भी टी का मान है वो किसका हो जाए, के का, तो के का मान कितना हो गया 1032, मतलब के यहां पे आ गया ठीक, के आपका कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, फिर से चलता हूं, लिखने में मिस्टेक हो गई। चलिए, हमने कहा t का जो भी मान है वो k में आ जाए, आपने कहा सर t का मान था 1024, यही मान आपका k में आ गया, k का मान हो गया 1024। अब आपने कहा कि t की लिंक फील्ड पे जो पड़ा हुआ है, t की लिंक फील्ड पे पड़ा हुआ है 1028, यहां पे t की लिंक फील्ड पे जो पड़ा हुआ है वो यहां पे क्या हो जाए 1028, t अपडेट हो गया और k का मान ये है, मतलब t आपका यहां पहुंच चुका है, k आपका 1024 पे। फिर ऊपर गया, t की डेटा फील्ड को चेक किया, t की डेटा फील्ड को चेक किया, 10 मिला, कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप के अंदर आया, तो क्या कहा, t का जो मान था वो k का हो जाए, मतलब k का मान कितना हो गया 1028 और t आपका अपडेट हो गया, कितना हो गया 1032, मतलब t आपका यहां पे आ चुका है, t आपका यहां पे आ चुका है और k आपका इस पॉइंट पे है। अब स्थिति आपकी ये बन गई, अब आपको करना क्या था, अब आपको ये करना था कि यहां से, अब आपको ये करना है कि वैल्यू को सेट करना है, वैल्यू को सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला मान क्या करेंगे कि के की जो वैल्यू है, के कहां पे आ चुका, के का मान है 1028, के का मान क्या है 1028, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टेम्प का जो भी वैल्यू है, टेम्प की जो भी वैल्यू है वो के लिंक फील्ड पे चली जाए, के लिंक फील्ड पे चली जाए टेम्प, टेम्प की वैल्यू 1030 थी, यहां पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि t का जो मान था वो कहां चला जाए, t का जो भी मान था, t की जो भी वैल्यू थी वो कहां चली जाए, टेम्प के लिंक फील्ड पे, टेम्प के लिंक फील्ड पे, तो t का मान
ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा वॉइस को नहीं ध्यान दे पाया। मैं वापस आता हूँ, रिपीट करता हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के वो अहम टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सीमा फोर से मेमोरी में आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया, सेगमेंटेशन पार्ट हो गया। पेज फॉल्ट निकालने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम है, FCFS है, LRU है, ऐसे तमाम एल्गोरिदम्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डेडलॉक में हम लोग एक क्वेश्चन 100% पाएंगे। सीमा फोर क्या होता है? सीमा फोर वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन के जो हमारा होता है उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। -1, 1 और 0 की वैल्यू हो सकती है। किस तरीके से सीमा फोर वेरिएबल काम करता है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसमें ये देखेंगे। मतलब इन टॉपिक्स को अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो पढ़ के जाना ही जाना है। आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछ सकता है, आपसे मेमोरी एक्सेस टाइम पूछ सकता है। मैंने आपसे कहा मेमोरी से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कौन से क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी से। पेज फॉल्ट दिया होगा, साइज दी होगी, इन ऑल दैट थिंग्स दिया होगा, उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आने ही आने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेडलॉक की, कि डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो या दो से अधिक प्रोसेसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं जो किसी एन अदर प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है। अगर इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम यही कह सकते हैं कि डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ए रिसोर्स विच आर करंटली हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस। दो या दो से अधिक प्रोसेसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं जो किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा उसको होल्ड किया गया है। जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस हमारा P1 है और एक प्रोसेस हमारा P2 है। P1 होल्ड कर रखा है रिसोर्स R1 को और P2 होल्ड कर रखा है रिसोर्स R2 को। P1 कह रहा है जब तक कि मुझे R2 नहीं मिलेगा मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, और ये P2 कह रहा है कि जब तक मुझे R1 नहीं मिलेगा तब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये वेट कर रहा है R2 के लिए, ये वेट कर रहा है R1 के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए एक लंबे समय तक वेट करते रहेंगे, सिस्टम हैंग कर जाएगा और डेडलॉक अकर हो जाएगा। मैंने आपसे यही कहा कि डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर अ रिसोर्स विच आर करंटली हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस। प्रोसेस को हमेशा सर्कल से बनाते हैं, रिसोर्स को हम लोग रेक्टेंगल से बनाते हैं। प्रोसेस P2 है और प्रोसेस रिसोर्स R2। कुछ ये सिचुएशन है जहां पे डेडलॉक हमारा अकर है। इसमें देखेंगे तो डेडलॉक अकर है। अब देखिए P1 कह रहा है, P1 आपका एक प्रोसेस है, P2 आपका एक दूसरा प्रोसेस है, R1 आपका एक रिसोर्स है, R2 आपका दूसरा रिसोर्स है। P1 अगर कह रहा है, P1 R1 को होल्ड किए हुए है, P2 R2 को होल्ड किए, R2 चाहिए P1 को, R1 चाहिए P2 को। तो R1 यहां होल्ड है, R2 यहां होल्ड है, तो दोनों लोग होल्ड किए हुए हैं, एक लंबे समय तक वेट करेंगे तो फिर आपका प्रोसेस होल्ड ही रह जाएगा, कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं। तो यही सिचुएशन कहलाती है डेडलॉक। तो डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच डेडलॉक इज ए सिचुएशन in which 2 or more processes are waiting. 2 or more processes are waiting for a resource which are
currently held by an other processes। तो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है और पूछता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेडलॉक, तो आप बता सकते हैं कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो या दो से अधिक प्रोसेसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट करते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा होल्ड किया गया है। अब डेडलॉक अकर ना हो, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेफ सीक्वेंस। तो सेफ सीक्वेंस से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा वो डेडलॉक में ही आएगा। अगर मैं सेफ सीक्वेंस निकालने की बात करूं तो सेफ सीक्वेंस को हम यही मानते हैं कि सेफ सीक्वेंस को हम लोग डेडलॉक के अंदर ही मानते हैं। एक क्वेश्चन आपका, तो मैंने आपसे कहा कि अगर डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। हम लोग सेफ सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं कि पहले कौन, अगर P1, P2, P3, P4, P5 5 अलग अलग प्रोसेसेस हैं हमारे पास, P1, P2, P3, P4 एंड P5, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में हम उनको एग्जीक्यूट करें कि डेडलॉक अकर ना हो, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है अपने सेफ सीक्वेंस में। तो सेफ सीक्वेंस से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, एक प्रोसेस P3 है, एक प्रोसेस P4 है, एक प्रोसेस P5 है। ये 5 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें कि हमारा डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए। मतलब पहले P2 चल जाए, फिर P1 चल जाए, फिर P5 पर चल जाए, फिर P4 चल जाए और देन आपका P3 चल जाए। इस सीक्वेंस है। ऐसे ही आपने कहा कि सर पहले P1 चल जाए, फिर P5 चल जाए, फिर आप कह रहे हैं P3 चल जाए, फिर P4 चल जाए और देन P2। ऐसे तमाम सीक्वेंसेस हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। इन्हीं सीक्वेंसेस को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सेफ सीक्वेंस में कि किस ऑर्डर में अपने प्रोसेसेस को हम रन करें कि हमारा सेफ सीक्वेंस मतलब डेडलॉक अकर न हो। तो डेडलॉक में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बैंकर एल्गोरिदम। बैंकर एल्गोरिदम पे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है कि बैंकर एल्गोरिदम किस लिए यूज करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए करते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए करते हैं, या डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो इन चार में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बैंकर्स एल्गोरिदम को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया था, बहुत सालों पहले आया था कि बैंकर्स क्वेश्चन मतलब बैंकर्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल किस में किया जाता है, डेडलॉक अवॉइडेंस में करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन में करते हैं, या डेडलॉक डिटेक्शन में करते हैं। इन तीनों में आपको सही आंसर चूज करना था, एक ऑप्शन अलग भी था। तो छोटे छोटे प्रश्न यहां से आएंगे, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। सीमा फोर्स जो हमने बताया एक वेरिएबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, अगर बात करें किसकी, सीमाफोर की बात करें, अगर सीमाफोर की बात करें तो सीमाफोर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीमाफोर की अगर आप बात कर रहे हैं तो सीमाफोर एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है और 1 हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कैसे कब क्या होगी। इसी में आपके पास डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम आई थी। एक प्रॉब्लम आपके पास क्या थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी। ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आपके सीमाफोर पे बेस्ड हैं, उनके छोटे छोटे कोड दिए होते हैं और उनको हम लोग चेक करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मेमोरी में भी आपने एक्सेस पढ़ा हुआ है, मेमोरी को किस तरीके से पेज फॉरवर्ड निकालना, वहां पे एल्गोरिदम्स है,
आपको दिया होगा, क्वेश्चंस दिया होंगे, कह देगा कि बेस्ड ऑन FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे बात करें, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज के बिहाफ पे बात करें, या अलग कोई एल्गोरिदम है उसके बिहाफ पे पेज फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह सकता है, या 3 अलग अलग एल्गोरिदम का आपको इनइक्वलिटी के रूप में दे दे, 3 अलग अलग एल्गोरिदम आपको इनइक्वलिटी के रूप में दे दे, कह दे इनमें से कौन सा सही होगा। मतलब डेटा आपको दिया होगा, पेज फॉल्ट के लिए डेटा आपको दिया होगा, कहेगा कि FCFS को लगाइए, LRU को लगाइए, और भी कोई एल्गोरिदम आपसे लगवा सकता है। उनमें आप पेज फॉल्ट निकालिए, सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट किस में है, उससे कम किस में है, फिर सबसे कम किस में है, तो उसका एक सीक्वेंस बना देगा इनइक्वलिटी के रूप में, वहां से आपसे क्वेश्चन डिटरमाइन करा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से आते ही आते हैं। हम जितने टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन लेना है, इसीलिए हम टॉपिक्स को दिमाग में एकदम रिव्यू कर रहे हैं, और कोई ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते जहां से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए और हम लोग प्रिपरेशन न कर पाए, इसीलिए हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर C लैंग्वेज की बात की, उसके बारे में देख लिया, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात की, उसमें देख लिया हम लोगों ने। एक टॉपिक हमारे पास और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सब्जेक्ट और है हमारा, हम लोग इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी हमारे कंप्यूटर साइंस का क्या है, कोर सब्जेक्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी हमारे कंप्यूटर का क्या है, एक कोर सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन में होती है एसिड प्रॉपर्टी। क्वेरी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, डंके की चोट पे कह रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से आपका आना ही आना है। एक क्वेश्चन यहां पे मैं एक नहीं बोलूंगा, 1-2 क्वेश्चन बोलूंगा। क्वेरी से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। यहां से अगर आप बात करेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल, एक टॉपिक होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड लॉकिंग मैकेनिज्म, कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड लॉकिंग मैकेनिज्म। यहां से आपका एक क्वेश्चन डंके की चोट पे फिक्स है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं, एक क्वेश्चन आपका यहां से फिक्स है। इन्हीं सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक, चाहे 1NF आ जाए, चाहे 2NF आ जाए, चाहे 3NF आ जाए, चाहे BCNF आ जाए, चाहे आपका 4NF आ जाए, 5th NF आ जाए। और अगर 4th और 5th की बात कर रहे हैं तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी को याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहां से क्वेश्चन फिक्स हैं, पहले आपको पूरा स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी कि कहां कहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने ही आने हैं। हम उन टॉपिक्स को विशेष करके तौर पे फोकस करेंगे कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी हो गई, क्वेरी हो गई, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया, सीरियजिबिलिटी भी होता है एक टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका, चाहे 1NF हो, चाहे 2NF हो, चाहे 3NF हो, BCNF हो, 4NF हो, 5th NF हो। अगर आप बात कर रहे हैं 4NF की, 5th NF की, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो डेटाबेस क्या होता है आपको पता है, बैकएंड में हमको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक स्टोरेज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइल लगाते थे। फाइल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। आप अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जिस भी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं
वो क्या है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस तरीके से आपको डेटाबेस, फिर इसी में जाएंगे तो आपके पास आगे जाएंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर किया गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पे EF कोड्स आपके 12 रूल्स आए थे, उन रूल्स को दिया गया। उन रूल्स के बिहाफ पे हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन किया। फिर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने दूर किया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। मतलब कहने का तात्पर्य क्या था कि हम लोगों ने सबसे पहले फाइल इस्तेमाल किया, फाइल की कमियों को दूर किया DBMS में, DBMS की कमियों को दूर किया हम लोगों ने RDBMS में, RDBMS की कमियों को हम लोगों ने दूर किया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज जमाना इसी का है ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अब आपको पता है कि जब भी हम लोग डेटाबेस में काम करते हैं तो वहां पे हमारे पास प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट की होती है, सुपर की होती है। तो वहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्या मतलब आपके पास कैंडिडेट की हो गया, कैंडिडेट की, सुपर की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये तमाम कीज इस्तेमाल करते हैं। हर की का अपना एक रोल होता है। मॉडल भी होता है हमारे पास, नेटवर्क मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है। इन मॉडल्स के भी हायरार्किकल मॉडल होता है। इन मॉडल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जहां से हमको क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलने हैं। तो डेटाबेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, रीड लॉक क्या होता है, राइट लॉक क्या होता है। अगर राइट लॉक परफॉर्म किया गया है ट्रांजैक्शन में तो क्या रीड लॉक परफॉर्म हो पाएगा या नहीं। अगर रीड लॉक परफॉर्म किया गया है तो क्या राइट लॉक परफॉर्म हो पाएगा या नहीं, उसके केसेस देखेंगे। ठीक है, हम लोग वहां पे देखेंगे कि कौन सा लॉकिंग मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन में किया गया है, उन ट्रांजैक्शन में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इन टॉपिक से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इन टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अपने एग्जाम में क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वो टॉपिक्स हमने आपको बता दिया एक बार जल्दी जल्दी। ये DBMS के टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट रखा हुआ है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी जो हमने पढ़ाया है वो तो है ही। प्रोग्रामिंग हो गया, नेटवर्किंग का पार्ट हो गया, DS हो गया, डा हो गया। डा तो हम उसी में ले लेंगे, आपका जो एल्गोरिदम वगैरह आती हैं वहाँ पे। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम में करेंगे। प्रयास करेंगे कि कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रखेंगे, एक सेशन लेंगे। ठीक है, टॉपिक्स हमने बता दिया है कि जो अहम टॉपिक्स हैं उसका हम लोग एक सेशन रखेंगे और उस सेशन को देखेंगे। हमारे ख्याल से मैं 25 से लेके 30 क्वेश्चंस की एक लेके आएंगे। क्वेश्चंस के PDF को लाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जैसे DLD का पार्ट हो गया, COA का पार्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया, C लैंग्वेज का पार्ट हो गया, DS का क्वेश्चन हो गया, डा के क्वेश्चन हो गए। इन सब से जुड़े करीब 25 से 30 क्वेश्चन लाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पहला सेशन होगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कल। प्रयास करेंगे अगर हमारा PDF और क्वेश्चन एंड आंसर पूरी तरीके से तैयार हो गया तो हम लोग कल लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, डेफिनेटली आई विल सॉल्व 25 to 30 क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि थ्योरी बहुत पढ़ा दी मैंने, बहुत चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो अब समय आ गया है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक सेशन होना
चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग क्या करें, एक बार प्रिपेयर कर लें, और प्रिपेयर करने के बाद एक बार सॉल्व कर लें। फिर कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर कुछ डिस्कस करेंगे, फिर कुछ डिस्कस करेंगे, फिर कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए अपना खास ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के बैच में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।